नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास उमन की ओर से कलम विशेष के इस वर्चुअल सत्र में मैं बिलासपुर एहसास उमन डॉक्टर गरिमा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश और दुनिया के लिए हमारा पिछला समय बेहद डरावना और भयावह रहा। कोरोना महामारी ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था, लेकिन इस दौर में भी हमारी फाउंडेशन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रिय लेखकों कलाकारों के साथ वर्चुअल ही सही मुलाकात का सिलसिला जारी रखा। हालांकि अब वैक्सीनेशन और हमारी सावधानी के चलते कोरोना का खतरा थोड़ा घटा है, लेकिन हम पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते। सावधानी अब भी जरूरी है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में आप सब में से अधिकांश लोग जानते हैं, फिर भी अपने अतिथि और नए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा परिचय मैं बताना चाहूंगी। फाउंडेशन भारत और कला और सेवा क्षेत्र में कई कार्यक्रम और गतिविधियों से जुड़ा है। अपनी भाषा, अपने लोग वह मौलिक विचार है जिसे बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन कलम एक मुलाकात विशेष, लफ्ज, आखर, पोथी, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रमों का मकसद सम्मानित वरिष्ठ, नए और युवा लेखक लेखिकाओं, कवियों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को मुहैया कराना है जहां सभी एक दूसरे से जुड़ सकें, बातें कर सकें और संवाद कर सकें। फाउंडेशन अब तक 560 से अधिक ऑनलाइन इवेंट्स और 1500 से अधिक जमीनी इवेंट्स आयोजित कर चुका है और आप सबके प्यार से यह सिलसिला लगातार जारी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कलम विशेष के इस वर्चुअल सत्र में आज हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री अशोक वाजपेयी जी। श्री वाजपेयी वरिष्ठ कवि, कलामज्ञ, आलोचक, चिंतक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। आपका जन्म 16 जनवरी 1941 को संयुक्त मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में हुआ। आप बचपन से ही कला प्रेमी और मेधावी थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन से पहले आपने कुछ समय अध्यापन भी किया था। आपका पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है वर्ष 1966 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। वर्ष 1970 में आपने निबंध संग्रह फिलहाल से आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश किया। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगभग 35 वर्ष तक विविध पदों पर रहे हैं और उस दौरान भी लेखन के अलावा कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखी। आपने अब तक 17 कविता संग्रह, 17 कविता संचयन, 13 अनुवाद पुस्तकें, 20 आलोचना पुस्तकें, 3 आलोचना संचयन, 24 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा चित्र, नृत्य और कविता की एक संयुक्त प्रस्तुति आपने करीब 10 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। जाहिर है अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूंगी तो हमारा यह एक सत्र इसी में बीत जाएगा। साहित्य जगत की सेवाओं के लिए आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, कबीर सम्मान, समन्वय भाषा सम्मान आदि के अलावा फ्रांस सरकार और पोलिस सरकार के उच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारत भारती देने की घोषणा की, पर आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलपति, केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष और रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के रूप में भारतीय भाषाओं, हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और कला जगत की उल्लेखनीय सेवा की है। आप भारत भवन न्यास संस्थापक, न्यासी सचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं और अब भी सजग कवि, लेखक, चिंतक, आलोचक के रूप में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अशोक वाजपेयी सर, आपका स्वागत है। अब मैं और अधिक वक्त ना लेते हुए आगे की बातचीत के लिए एहसास उमन दिल्ली की अपनी साथी नीलिमा डालमिया जी को आमंत्रित करती हूँ, जो स्वयं लेखिका, साहित्य प्रेमी और समाजसेवी है। कस्तूरबा गांधी पर की डायरी पुस्तक काफी चर्चित रही है, तो अब आराम से आप बैठिए और इस बेहद रोचक होने वाली बातचीत का आप आनंद उठाएं। नीलिमा जी, अब यह मंच आपका और श्री अशोक वाजपेयी जी का। हैंड ओवर टू यू मैम। नमस्कार दोस्तों। शाद अजीमाबादी कहते हैं
ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। आज हम कुछ ऐसी ही नायाब शख्सियत से रूबरू होने वाले हैं जो हिंदुस्तानी तहजीब और साहित्य के नुमाइंदे हैं और जिन्होंने शोहरत को माटी और तप को चंदन बनाया है। स्वागत है आपका अशोक जी। नमस्कार। अशोक जी, आइए आप ही की कही हुई एक पंक्ति से आगाज करते हैं। आपने कहीं ये कहा था कि अगर जन्म लेने का दोबारा मौका मिले तो फिर भी आप कवि और प्रेमी बनना चाहेंगे। ये मर्म, ये भावुकता, ये कब और कैसे जागृत हुई? ठीक से तो कहना मुश्किल है, लेकिन बचपन में जब मैं काफी छोटा था तो शब्दों से खेलना शुरू किया था और उससे मजा आता था। मैं 9 बरस का था तो मैंने पहले गणतंत्र दिवस की अभ्यर्थना में एक तुकबंदी की थी। तो धीरे धीरे ये लगने लगा कि कवि होना और एहसास सुमन की ओर से मेरा के लिए कवि होना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उसमें बहुत अपने को समंजस पाता था। उन दिनों युवा छात्रों में और हमारे जो सहपाठी थे उनमें बड़ी होड़ लगी होती थी अच्छे नंबर पाने की, क्लास में अव्वल आने की, वगैरह वगैरह। वो सब भी मेरे बस में था, तो मैं हमेशा अव्वल ही आता रहा। लेकिन 16-17 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये समझ में आ गया कि कवि तो होना है, लेकिन इस समाज में कवि होने की कोई खास पूछ परख नहीं है। इसलिए अगर कवि होना है तो कुछ और भी करना होगा। तो एक मध्य वर्ग का स्वर्ण स्वप्न होता था भारतीय प्रशासन सेवा में आना। तो मैंने कोशिश की और प्रशासनिक सेवा में भी आ गया, विदेशी सेवा में भी आ गया, पर मैंने विदेशी सेवा अस्वीकार कर दी और प्रशासनिक सेवा में रहा। तब तक मुझे ये अंदाज नहीं था कि प्रशासन को में भी संस्कृति और कलाओं और साहित्य के लिए कुछ किया जा सकता है। तो जब मैं आया तो मैंने प्रशासन में कुछ ऐसी पहल करना शुरू की, तो वो चलता रहा। तो अभी भी मुझे अपने सबसे मनुष्य होने का एहसास कविता में ही होता है। थोड़ा बहुत तो अपनी कविता में, पर ज्यादातर दूसरों की कविता। क्या बात। मेरा अगला सवाल, कुछ तो आपने अभी उसका जिक्र किया है, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ ये कि आप लंबे अरसे तक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और इस प्रशासनिक दुनिया की पेचीदगी से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन आपकी जो मूल छवि है वो कवि और लेखक की है। तो ये बताइए अशोक जी कि कविता आपके लिए क्या है? कि छवि तो ऐसे नहीं बन जाती। मैं तो कविता पर जिद करके लगभग 60 से अधिक वर्ष बिता चुका। मेरे जीवन का एक लक्ष्य सिर्फ कवि होना नहीं था, बल्कि अपने समाज में कवियों के लिए समझ और जगह और आदर बनाने का प्रयत्न करना भी था, और दूसरे कवि मित्रों को, कवि बंधुओं को अवसर और साधन देने का भी था। तो भरसक मैं वो करता रहा हूं। मुझे लगता है कि कविता सच्चाई को समझने, उसमें हिस्सा लेने, उसको किसी हद तक बदलने की कोशिश का नाम है। कोई भी विषय
या कोई भी अनुभव कविता के दायरे से बाहर नहीं होता। क्या बात। और अच्छे कवि वो होते हैं जो इस दायरे को ज्यादा चौड़ा करते हैं और ज्यादा सघन और उत्कट करते हैं, जो कि आपने साबित किया है अशोक जी। निदा फाजली का एक कलाम है जो कि उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए लिखा था। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ। इसी ख्याल से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जिस वक्त आप आईएएस में जाने के लिए तैयार हुए, तब आपके पिता ने आपसे कहा था कि आईएएस में जरूर जाना चाहिए, लेकिन मरना तो एक कवि की तरह। असल में ये मेरे पिता ने नहीं कहा था, मेरे एक अध्यापक ने कहा था जी। जो 9वीं-10वीं क्लास में अद्भुत अध्यापक थे, लक्ष्मीधर आचार्य। क्लास में आते थे, कोई पुस्तक होती थी और संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अरबी, फारसी, उर्दू, गुजराती, बंगला, ये सब पढ़ाते थे बिना पुस्तक हाथ में लिए। तो 2 वर्ष तक वो मेरे अध्यापक थे और उन्होंने ही एक तरह से मेरी रुचि को सुरुचि बनाया और नया साहित्य पढ़ने की ओर उत्साहित किया। अब सोचिए, आप 9वीं-10वीं क्लास में आप शेखर एक जीवनी पढ़ रहे हैं, हरी घास पर क्षण भर पढ़ रहे हैं, सुरेंद्रानंद पंत के संग्रह पढ़ रहे हैं, रविंद्रनाथ की गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो जब वो उनका तबादला हुआ, वो जाने लगे, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये कहा कि तुम्हारा परिवार तो प्रशासकों का है, इसलिए तुम्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए, लेकिन मरना कवि की तरह। अब पहला हिस्सा तो मैंने पूरा कर लिया, दूसरा हिस्सा ज्यादा कठिन है। फिर भी भगवान ना करे, लेकिन कवि तो आप हैं मूल रूप से। ये बताइए अशोक जी, क्या प्रेमी होना कवि होने की भूमिका है? और ये सवाल मैं उन अशोक वाजपेयी साहब से कर रही हूँ जिनके व्यवहार और स्वभाव में रूमानियत भरी हुई है और जो कहते हैं कि मैं आज भी प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, प्रेम शब्द का एक तो रूढ़ अर्थ है स्त्री पुरुष का प्रेम, पर प्रेम आप औरों से भी करते हैं, अपने परिवार के लोगों, माता पिता से करते हैं, भाई बहनों से करते हैं, पूरा पड़ोस के लोगों से करते हैं, अपने अध्यापकों से करते हैं और बहुत सारे बड़े कवियों से करते हैं, बड़े साहित्यकारों से करते हैं। तो प्रेम का एक व्यापक अर्थ भी है और मैं ये कहता रहा हूं कि कविता संसार के अनुराग से पैदा होती है। जो संसार से अनुराग नहीं करता वो कवि नहीं हो सकता। उसी अनुराग के फिर रूपक हैं जो अलग अलग ढंग से, मेरी ही कविता में बहुत सारी कविता तो स्त्री पुरुष संबंध की कविता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कविता कलाओं के बारे में, अपने माता पिता, बहनों, अपने पोते, अपनी नातिन, इनके बारे में भी है। प्रकृति के बारे में बहुत सारी कविताएं हैं और जो वैचारिक संघर्ष हमारे समय का है उससे आज की कविता बेखबर तो नहीं रह सकती, तो उस वैचारिक संघर्ष की भी कविताएं हैं। बहुत एक समय ऐसा भी था जब मैं मृत्यु से बहुत आक्रांत था, बहुत सारे परिजनों की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु और अनुपस्थिति की भी कविताएं हैं। तो कविता की दुनिया वसी करना, उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, ये कवि कौशल का मामला है और कवि कल्पना का भी मामला है।
दिए हुए जो भी विषय होते हैं उनमें भी कोई नई छवि, कोई नया नुक्ता पैदा करना, ये एक कौशल और कल्पना की बात है। जी बिल्कुल। लेकिन आपकी एक कविता है, शायद आपने कुछ बरस पहले लिखी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, पहला चुंबन, जिसमें वात्सल्य भी है और जुनून भी है। क्या आप इसको हमारे लिए पढ़ सकते हैं? हाँ, जरूर पढ़ सकते हैं। ये कविता तो लिखी गई थी 1959 में, तो आप सोच लीजिए कितनी। लेकिन आप तो अब भी शायराना अंदाज रखते हैं और आशिकी का मिजाज है, तो तो आज भी लागू होगी। तो ये सुनिए, कविता है पहला चुंबन। जी। एक जीवित पत्थर की दो पत्तियां रक्ताब उत्सुक कांप कर जुड़ गई। वाह, मैंने देखा मैं फूल खिला सकता हूँ। क्या बात है। तो ये मेरी बहुत आरंभिक प्रेम कविताओं में से एक है। जी जी, लेकिन ये सदियों तक ये हर प्रेमी के मन में छुपी रहेगी या उभरी रहेगी। Then Ashok ji, there's another very fascinating aspect of your literary genius, which is the iconic and biographical journey that you undertook for and with the master artist Raza. Yes. What was your most impactful experience with him? And if I may interrupt you before you answer that, I think that is one of Raza's most beautiful works, which is in the backdrop. Yes, that's true. So would you like to tell us, Ashok ji, what was the most impactful part of that journey? You see, this journey has been for almost 40 years. In any case, more than 3 decades. And Raza was a very unique master. Absolutely. Apart from his own art, that is painting, he was extremely and deeply interested in Hindi poetry. Oh, is that right? Okay. In classical music and Dhrupad, in dance, classical dance. So one of the reasons why we came very close to each other was the fact that he was a painter who was interested in poetry, and I was a poet who was interested in visual arts. Wow. So it gelled, and somehow he found that through me he can touch many aspects of contemporary creativity in India, in which I was deeply involved. So, and he made. I'm a very impatient man. He was not. He was a very patient man. He was a believer. I'm a non-believer. He used to go to a temple, to a mosque, to a church every week. Wow. I don't. So there were deep differences in these terms. But apart from the faith he had in the divine, I think he had a deeper faith in creativity, in imagination, and in persistence. And I shared this with him. So we had a kind of a spiritual bond in spite. And then he was irrepressible in his desire to help others. He was a very, very generous man. And the proof of his generosity is the Raza Foundation. And I shared this instinct of giving and making things better for others. To the extent we can do that, I think
this is the real spirituality, shorn of any ritualism or any of those other aspects. If you are willing to share with others, if you are willing to talk to others, if you are willing to listen to others, and if you find ways of helping others when they need it, if you are willing to intervene positively when some young person is struggling to make a career, you are doing something which is spiritual, yes, and creative. This he did, this I do. and may I add that all creativity is spiritualism, and every artist is connected to God. Well, आइए अशोक जी, अब आपके व्यक्तित्व के उस पहलू की तरफ चलते हैं जिसमें साहस, त्याग और संवेदना का प्रमाण है। वर्ष 2015 में जब मोहम्मद अखलाक की निर्मम हत्या हुई और उसके बाद आपने सरकारी सम्मान लौटाने का निर्णय लिया और लौटाया भी। इस घटनाक्रम में कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई। अवार्ड वापसी गैंग भी बना और सुर्खियों में उछला। अशोक जी, इस दौरान आपकी क्या मनस्थिति रही होगी और क्या जो कुछ घटा उससे आप संतुष्ट थे? देखिए, उस समय जो घट रहा था उसने जो आशंकाएं जगाई थी हम जैसे लोगों के मन में, वो तो अब अधिक गहरा, अधिक व्यापक, अधिक घृणास्पद, अधिक भेदभाव फैलाव हो चुका है। उस समय तो ये छिटपुट घटनाएं ही हुई थी, और लेखक वो जानवर होते हैं जिनके पास एक संवेदन यंत्र होता है, जो ये पहचान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है जी। अब जो हो रहा है वो तो बहुत ज्यादा बदतर है उससे जो उस समय हुआ था। अब लेखक अपना विरोध कैसे व्यक्त करे? अव्वल तो लिख कर करे। हमारे समाज में और हिंदी समाज में तो खासकर लिखे हुए को पढ़ने वाले कितने कम हैं, इसलिए उसका कोई व्यापक प्रभाव पड़ेगा लिखने का, ये दुराशा ही है। तो आप कुछ ऐसा करें जिससे ध्यानाकर्षण हो मुद्दे पर, और इस पर भी ध्यानाकर्षण हो कि ये जो लेखक हैं, जो समाज का हिस्सा है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संभवतः, वो इसको लेकर उद्वेलित है। तो पहले उदय प्रकाश ने अपना अकादमी पुरस्कार वापस किया था, लेकिन उसका कोई खास नोटिस नहीं लिया गया था। फिर नयनतारा सहगल ने, जब नयनतारा सहगल ने किया तो उसी पर प्रतिक्रिया के स्वरूप मैंने भी किया, और अंततः कोई 50-60 लेखक थे विभिन्न भाषाओं में। तो आप देखें कि पहली बार लेखक ये गोदी मीडिया के भी पहले पृष्ठ पर थे। पहली बार वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर उनसे बात की जा रही थी। तो पहली बार लेखकों की, ये नहीं कि लेखकों ने पहले प्रतिरोध नहीं किए हैं, जुलूस निकाले हैं, मार्च किया है। हम ही ने 2002 में लेखकों और कलाकारों को एकत्र किया था और गुजरात के नरसंहार के विरुद्ध राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। हम मार्च करके गए थे, पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो लेकिन इसका पड़ा, इस अर्थ में पड़ा कि अवार्ड वापसी गैंग एक मुहावरा बनाया जो स्वयं प्रधानमंत्री ने बनाया, किसी और ने नहीं। और अपने 2019 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को संभवतः,
जिसमें इसका भी जिक्र किया। तो जाहिर है कि हम जो चाहते थे वो दर्ज हुआ, व्यापक समाज में दर्ज हुआ, मीडिया में दर्ज हुआ और सत्ता में दर्ज हुआ। दिलचस्प बात ये थी कि लेखकों ने आपस में कोई बात नहीं की। न उदय प्रकाश न नयनतारा ने मुझसे बात की, न मैंने किसी और लेखक से बात की। उसमें आधे से ज्यादा लेखक तो ऐसे थे जिनको मैं जानता ही नहीं था। लेकिन जाहिर है कि समाज में बढ़ रही असहिष्णुता को लेकर काफी चिंता थी, उसको हमने सामने ला दिया, उसको व्यक्त कर दिया। अब कई बार लोग पूछते हैं कि इससे क्या हासिल हुआ, तो हासिल क्या होना, हमें कुछ हासिल नहीं करना था जी। हमको तो एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण में हस्तक्षेप करना था लेखक की तरह कि जो हो रहा है ये गलत है, अनैतिक है और इसको स्वीकार नहीं करते हम। जी। तो इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते थे। जी। और साहस करना जो आज के माहौल में लोग बोल नहीं पाते हैं, गैग कर दिए जाते हैं, तो उसका तो मैं 100 बार आपको सलाम करूंगी कि साहस और संवेदनशीलता का जो आपने प्रमाण दिया, चाहे उसका कुछ नतीजा निकला या ना निकला, लेकिन आपने एक सिंबॉलिक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन रजिस्टर किया और दूर तक वो हिस्ट्री में याद किया जाएगा। अशोक जी, क्या आप समझते हैं कि प्रश्न करने की मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार आज के माहौल में हमें पूर्णतया फिर से मिल सकता है? पूर्णतया मिल सकता है। देखिए, हमारे प्रश्न पूछने के अधिकार को बाधित किया है सत्ता ने। एग्जैक्टली। और सत्ता लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सत्ता है, भले वो वोट उसको 38% ही मिले हैं। जी। लोकतंत्र तो प्रश्नवाचकता पर ही आधारित है। जी। अगर लोकतंत्र में प्रश्न पूछने की आजादी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र घट रहा है, एक बात। दूसरी बात कि प्रश्न पूछने की हिम्मत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज भी अगर आप बहुत सारे युवा लेखकों, युवा कवियत्रियों इत्यादि की रचनाएं पढ़ें तो उनमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, इनको व्यर्थ या अप्रासंगिक मानकर टाल दिया जाता है, जो कि हमेशा से होता आया है। सत्ता का ये चरित्र ही है। ये सब किया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पर, जबकि लोकतंत्र में अगर प्रश्नवाचक नहीं है तो लोकतंत्र होने का उसको हक ही नहीं बनता। और दूसरा, भारतीय परंपरा के नाम पर, जबकि भारतीय परंपरा तो संसार की सबसे प्रमुख प्रश्नवाचक परंपराओं में से एक है। ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और बाद में कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, गालिब, जहां चले आइए, ये सब प्रश्नवाचक है। ये ग्रंथ प्रश्नवाचक है। रामायण में कुशल प्रश्न पूछे गए हैं, महाभारत में यक्ष प्रश्न जो प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछना तो हमारा मौलिक भारतीय अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार के अलावा। और ये किया जा रहा है भारतीय परंपरा के नाम। जी। तो हमारा संकट दोहरा है, सिर्फ लोकतंत्र भर संकट में नहीं है, भारतीय परंपरा भी संकट में है, क्योंकि उस परंपरा की जो दुर्व्याख्या हो रही है उसमें प्रश्नवाचकता को बाहर किया जा रहा है। जी। तो मेरा सवाल का जवाब मुझे मिल गया
पूर्णतया इस सत्ता में तो हमको प्रश्न करने का मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। अगर अदालतें थोड़ी अधिक सजग हो जाए और न्याय की चौकीदारी करना थोड़ी सक्रियता से शुरू करें तो ये अधिकार अभी भी मिलता रह सकता है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी जी। अशोक जी, मैं दिल्ली की निवासी हूँ और आप भी दिल्ली के निवासी हैं, जी। और आप कहते हैं कि राजधानी दिल्ली संसार का सबसे असभ्य शहर है। यहाँ हर नियम का दिन दहाड़े उल्लंघन होता है और हर आदमी नाराज है और एक दूसरे से नफरत करता है। हम आपसे नहीं करते हैं, हम आपसे तो अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ डर और दुर्व्याख्या का माहौल है और झूठ ही धर्म है। बताइए अशोक जी, ऐसे क्रूर माहौल में आप जैसा प्रेमी, आप जैसा कवि अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, जब आपको किसी शहर या ऐसे किसी बड़े इकाई के बारे में कुछ बोलना होता है तो कुछ सामान्यीकरण करना जरूरी होता है। आप दिल्ली के किसी भी चौराहे पर जाइए, सड़क पर बिना बताए मतलब अपनी लेन बदल लेंगे। लाल बत्ती होने के बावजूद 10, 12, 15 गाड़ियां, और वो तो आगे ही चलती चली जाएंगी। सड़क पर चलते हुए दिल्ली शहर में अभद्रता बहुत है, जी। जो कि मुझे नहीं लगता कि मुंबई या कोलकाता में ऐसा है। वो इनसे दिल्ली के इतने बड़े शहर बनने के पहले बहुत बड़े शहर, लेकिन उनमें एक नागरिक भद्रता है, एक नागरिक भद्राचार है, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली में नहीं है। अब चूंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं तो एक तो मेरी एक कविता है जिसमें यह है कि भले तुम दूसरों का टुच्चापन दूर न कर सको, अपने टुच्चेपन से बचे रहो। क्या बात। यानी आप स्वयं अभद्र आचरण न करें। आपसे मिलने पर किसी को ये न लगे कि आप उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, आप उसके प्रति उदासीन हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं सार्वजनिक जीवन में जिनसे आप शायद नहीं मिलना चाहते, लेकिन फिर भी आप उनको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि देखिए, रहना तो हमको इसी दुनिया में है ना, हमें कोई दूसरी दुनिया तो मिलने वाली नहीं है। और ये दुनिया जितनी ही बर्बर और असभ्य और क्रूर होती जाएगी, उतनी ही जरूरत इस दुनिया को साहित्य और कलाओं की होती जाएगी, अगर वो अपने को दोबारा से सभ्य और मानवीय बनाना चाहे। न बनाना चाहे, अधिकांश लोग इस क्रूरता से, इस हिंसा से, इस हत्या बलात्कार की मानसिकता से संतुष्ट हैं। अगर हैं तो उनको मुबारक। हम तो अपनी टेव नहीं छोड़ेंगे। जी जी। हम तो ये मान के ही चलेंगे कि हमारा काम एक तरह की सार्वजनिक और नागरिक भद्रता का पुनर्वास करना है। जी जी। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, खुदा जाने। जी, ये दिल्ली के लिए मशहूर है कि दिल्ली छूटती नहीं, एक बार जहन में उतर जाए तो। हाँ जी तो हाँ। हम भी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ने देंगे। धवल केशी और परम ज्ञानी के स्वरूप कामयाबी और नाकामयाबी का हिसाब करें तो कौन सा पलड़ा भारी कहेंगे आप? नाकामयाबी का। मैंने बहुत साल पहले ये जान लिया था कि हम जिस
समाज और व्यवस्था में रहते हैं, उसमें सफलता की होड़ में शामिल नहीं हो सकते। उस अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए आपके पास इस तरह के समझौते करने की कुव्वत होनी चाहिए, वो हम जैसों के पास नहीं है। तो हम उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं हुए। यद्यपि मैं प्रशासनिक सेवा का सदस्य था, लेकिन मैंने क्षेत्र ही ऐसा चुना जो कि हाशिए का माना जाता था। न तो केंद्र सरकार में, न किसी प्रादेशिक सरकार में कोई अधिकारी संस्कृति सचिव जैसे बेकार के महकमे का सचिव नहीं होना चाहता। तो बड़ा शिक्षा और वाणिज्य और कृषि और आर्थिक जो है सब में, तो ये जो अंधी दौड़ है इससे तो अलग होना जरूरी है। तो फिर बचता क्या है आपके पास? और यहां मुझे लगता है कि हमको निरर्थक सफलता और सार्थक विफलता में अंतर कर सकना चाहिए। जी। हमारे बहुत बड़े लेखक विफल हुए हैं। निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, रेणु, ये सफल लोग नहीं थे, ये विफल लोग थे। लेकिन इनकी विफलता में जो सार्थकता है, वो जो सफल हुए उनमें वो सार्थकता नहीं। तो मैं अपनी तरह से इसी डगर का चलता हूं। मुझे ये भ्रम नहीं है कि मैं सफल हूं, मुझे ये भ्रम है कि मैंने शायद कुछ सार्थक किया है, और उस सार्थक को करने में बहुत सारी विफलता झेली है, सो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती। क्या बात है अशोक जी, कोई एक ऐसा ख्वाब जो अब तक आपकी आंखों में पलता है जिसकी तामीर नहीं हुई? अरे, मेरी आंखों में इनकी खराबी यह है कि इसमें बहुत सारे ख्वाब पलते हैं। कोई कोई एक पलता होता तो फिर तो बहुत आसान हो जाता। मैं बहुत सपने देखता हूँ और सपनों को साकार करने की चेष्टा भी करता हूँ। उनमें से कई हो भी जाते हैं, कई दुस्वप्न बनकर मंडराते रहते हैं। मैंने ये कभी कल्पना नहीं की थी, मेरी मातृभाषा इस मुकाम पर पहुंच जाएगी कि वो घृणा, हत्या, हिंसा, झगड़ा, बलात्कार, अन्याय की भाषा बन जाएगी। कम से कम अपने कुछ सार्वजनिक रूपों में, जो राजनीति, मीडिया, धर्म इत्यादि में प्रकट होते रहते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था। तो मेरा तो एक दुस्वप्न है ये, जो मुझे बहुत ही उद्वेलित करता है और बेचैन करता है और बहुत बार नाराज भी करता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हिंदी भाषी समाज, उसमें साहित्य और कलाओं की जगह इतनी कम क्यों हो गई? जो पहले थी वो भी घट गई। आप किसी भी राजनेता, मैं कहूंगा धर्म नेता, हिंदी भाषी क्षेत्र के, उन पर ये लांछन नहीं लगा सकते कि उन्होंने साहित्य और कलाओं का कभी संस्पर्श किया है। तो हम सांस्कृतिक रूप से निरक्षर नेताओं की शरण में है ये समाज। इसलिए मैं ये कहता रहा हूं
कि असल में तो हिंदी साहित्य ही हिंदी समाज का राजनैतिक प्रतिपक्ष है। जी। बाकी यहाँ की जो राजनीति अभी तक होती आई है हिंदी भाषी राज्यों की, वो तो कुल मिलाकर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनमें किसी में इस तरह का कोई बोध नहीं है कि इतनी बड़ी संस्कृति के हम उत्तराधिकारी हैं, इतनी बड़ी विचार परंपरा के, दर्शन परंपरा के, धार्मिक चिंतन परंपरा के, भाषा चिंतन परंपरा के। इस समय जो हिंदी का मध्य वर्ग है, जो अंग्रेजी की गुलामी में जाता हुआ मध्य वर्ग है, वो संभवतः अपनी मातृभाषा से दूर जाता संसार का सबसे बड़ा मध्य वर्ग है। जी। तो ऐसे में आप क्या सपना क्या देखेंगे? सपना तो यही देखा जा सकता है कि ये जो समय है, ये जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बदले। लेकिन समय बदल जाएगा ऐसी उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी तो घोर अंधेरे में भी एक उजाले की दरार खोज लेता है। सो मैं भी खोजता रहता हूँ। तो क्या अशोक जी, क्या मैं ये सच मानूं कि मानव इतिहास का वो मुकाम आ गया है जब दुनिया बदलना आदमी के न हाथ में है न बस में? ये मैंने ही कहा है। जी जी। लेकिन मैंने इसे एक प्रश्न के रूप में रखा है जी। कि ऐसी शक्तियां और टेक्नोलॉजी ने, देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर हम बड़े मुदित और उत्साहित रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी हमको इतने भयानक कोविड प्रकोप के दौरान एक दूसरे से बात करने के लिए जोड़ती रही, वही टेक्नोलॉजी नफरत और झूठ भी फैलाती है। इतनी तेजी से फैलाती है कि सच की जगह ही नहीं बची। तो ये टेक्नोलॉजी इस समय मनुष्य के हाथ से, उसके काबू से बाहर हो गई और वो बहुत ही मनुष्य विरोधी, समाज विरोधी, सत्य विरोधी टेक्नोलॉजी बन गई है। और उसको रोकने के लिए जो जन संकल्प चाहिए वो मुझे नजर नहीं आता। सबके हाथ में फोन है, लेकिन सबके हाथ में इसी फोन के कारण घृणा भी है और भेदभाव भी है और झूठ भी है। तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन हम बड़े प्रसन्न हैं और हम इसको सबका विकास मानते हैं, क्योंकि ये हमको दूसरों पर अत्याचार करने और दूसरों को कमतर ठहराने, उनसे नफरत करने का मौका देती है। तो ये प्रश्न जो है, ये मनुष्य के, एक तरफ ये है कि इतिहास मनुष्य ही बनाता है और मनुष्य ही बदलता है। दूसरी तरफ ये भी सही है कि आज वो शक्तियां ज्यादा प्रबल हो गई हैं और मनुष्य के काबू से, सामर्थ्य से बाहर हो गई हैं, जो मनुष्य की स्थिति को इतने निर्णायक रूप से प्रभावित कर रही है। जी। तो फिर एक अंधेरे की दरार खोजता, अंधेरे में उजाले की एक दरार खोजता हूं और अपने को आश्वस्त करता हूं कि नहीं, मनुष्य अपराजेय है। जी। लेकिन हम एक ऐसे समय में हैं जहां मनुष्य की अपराजेयता संदिग्ध हो गई। जी जी अशोक जी, I have heard you say that poetry is not bound by the time in which it is created. आप ये भी मानते हैं कि कवि ईश्वर है और प्रेम और प्रार्थना में कोई अंतर नहीं है। आपकी एक रचना है जो मुझे बेहद पसंद है, मैंने प्रेम किया, प्रार्थना नहीं की। सुनाइए ना।
मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था वही है क्या, प्रार्थना में नहीं प्रेम में? जी। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि रजा साहब के बारे में बात करते हुए कि मुझे आस्था का वरदान नहीं मिला है। रजा साहब बहुत आस्थावान थे, लेकिन मैंने बहुत प्रार्थनाएं लिखी, और ये प्रार्थनाएं किसी को संबोधित नहीं है। ये मतलब असंबोधित प्रार्थनाएं हैं। उन्हीं में से एक ये, मैं प्रार्थना में नहीं प्रेम में झुका। मैंने आकाश की तरफ हाथ उठाए, धरती को छुआ, जल की निर्ममता को देर तक निहारा। मैं बेतहाशा सीढ़ियों पर भागा, खिड़की पर देर तक आंख गड़ाई, बिना दस्तक हुए भी दरवाजा खोला। मैं प्रफुल्ल वृक्ष से देर तक बतियाता रहा, पक्षियों की बोली समझने की कोशिश की। धूप में सीखा अपने आप तपना, बरामदे में बेवजह भीगता रहा अचानक आई बौछारों से। मैं प्रार्थना में नहीं प्रेम में झुका। मुझे पता नहीं चला कि शाम हो गई। समय ने मुझे धीरे धीरे नष्ट किया। प्रेम में ओझल होने के पहले मैंने प्रार्थना का पहला शब्द भी नहीं कहा। देवता प्रतीक्षा करते रहे, पर मैं प्रार्थना में नहीं प्रेम में झुका। क्या बात, बहुत खूब। हाँ जी, सॉरी इंटरप्ट किया मैंने आप। नहीं आप बोलिए। आपने गालिब को बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, और आपको कई उनके कलाम कंठस्थ याद भी हैं। तो कोई ऐसा गालिब का एक कलाम जो आपके अंतःकरण को छू गया हो और उसके अंदर समा गया हो? देखिए, गालिब का उर्दू जो कलाम है वो उनके कुल कलाम का 1/5वां हिस्सा है। जी। जितना उन्होंने उर्दू में लिखा उससे 4 गुना उन्होंने फारसी में लिखा। जी। और वो असल में तो फारसी का के कवि के रूप में मान्य होने के लिए बेचैन थे। उर्दू कविता को वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, और वो भी उर्दू कविता का भी संभवतः अधिकांश समय लिखा गया जब वो 20 की उम्र की भी नहीं हुए थे। जी। पर गालिब ने भारतीय कविता की अत्यंत समृद्ध और विपुल परंपरा में एक नया तत्व जोड़ा, नाउमीदी का। उससे पहले निराशा का इतना बड़ा कोई कवि मुझे तो कम से कम भारतीय परंपरा में नजर नहीं आता। तो उनका शेर है, जौहरे तेग बसर चश्मे दीगर मालूम। क्या बात। जौहरे तेग बसर चश्मे दीगर मालूम, हूं मैं वो सब्जा कि जहराब उगाता है मुझे। क्या बात। मैं वो पौधा हूं जिसको जहर का पानी उगाता है। क्या बात, बहुत खूब। गालिब के यहाँ कॉस्मिक इमेजरी इसे उनके आखिरी शेरों में से एक है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब। हमने हमने नहीं हमने हाँ हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। वाह। तमन्ना का दूसरा कदम कहाँ है? हमने तो ये जो घटनाओं की दुनिया है इसको एक कदम, एक पद पद चिन्ह की तरह पाया है। क्या बात, बहुत खूब। गालिब में एक और उनका एक वैसे शेर है, हूं पुर ऐसे शिकवे से जैसे राग से बाजा। वाह। हूं पुर ऐसे शिकवे से जैसे राग से बाजा,
एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। वाह, क्या बात। अब उस समय मतलब किसी वाद्य यंत्र की जो छवि उन्होंने ली। एक बड़ा कवि वो होता है जो एक पारंपरिक रूपक को नए अर्थ से भर दे। जी। गालिब का एक शेर, मुझे पहला मिसरा याद नहीं आ रहा, दूसरा है, जो चिरागाने दिवाली सफ बसफ चलता हूं मैं। जैसे दिवाली में चिराग एक पंक्ति बाद दूसरी पंक्ति सफ बसफ जलते हैं, वैसे मैं जलता हूं। अब दिवाली तो हमारे यहाँ खुशी और उल्लास का त्योहार है, लेकिन एक बड़ा कवि दिवाली के दियों को एक ऐसे रूपक में बदल देता है जो कि यातना का रूपक है। सफ बसफ जलता हूं मैं। जी जी। तो गालिब तो 19वीं सदी के मेरे हिसाब से संसार के बड़े कवियों में से एक है, सिर्फ भारत के ही नहीं। जी, वक्त बहुत कम है अशोक जी। जी जी। मैं अब समाप्त करती हूँ ये कह के, आप ही की पंक्ति, कविता का हर सच अधूरा होता है, और इस अधूरे सच की खूबसूरत रहस्य को जहन में रखते हुए मैं यही कहूँगी कि अशोक वाजपेयी उजाले के सिपाही हैं, जिनके व्यक्तित्व में छुपे हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी इनको देखना हो कई बार देखना। बहुत शुक्रिया हमसे रूबरू होने का, और धन्यवाद। इतने शानदार के बाद में अब यह समय आ गया कि हम अपने दर्शकों के सवालों का भी यहाँ पे जवाब दें। तो अशोक जी, यहाँ पे काफी सारे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन हम रेज हैंड ऑप्शन में हम चलेंगे, और दर्शकों से अनुरोध है कि जिन्हें अपना सवाल अशोक जी से पूछना है वो रेज हैंड ऑप्शन में जाएं, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे और उनके सवाल लेंगे। यहाँ पे ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी हैं, वो ऑडियो में आ रहे हैं, हम उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। हाँ, मेरा सवाल अशोक सर से है। अशोक सर, प्रणाम सबसे पहले आपको। और मैं नमस्कार। जी जी सर। और मैं सर कवि बनना चाहता हूँ। और मेरा सवाल सर ये है कि जैसे आपने कहा ना सर कि एक जीवन और मिले तो मैं कवि की तरह ही उसका निर्वहन करना चाहूंगा। तो सर मेरा सवाल ये है सर कि जब आप कवि की एक पुनरावृत्ति करते हैं अगले जन्म में, तो आप महिला के तौर पर, स्त्री के तौर पर कविता लिखना चाहेंगे या पुरुष के तौर? पहला तो ये है सर। और दूसरा ये कि सर एक स्त्री कवियत्री और एक पुरुष कवि में सर क्या कुछ मौलिक अंतर होता है? यही सवाल है सर। अव्वल तो ये कि आप कवि होना चाहते हैं जी, तो एक कविता लिखने के पहले 100 कविताएं पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि कविता क्या कुछ कर चुकी है, क्या कुछ कर रही है, और फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं। जी, तो एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ कि अगर मुझे पुनर्जन्म का अवसर मिले तो मैं संभवतः एक स्त्री कवि होना चाहूंगा, क्योंकि पुरुष कवि तो मैं हो ही लिया हूं। तीसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि ऐसे अनेक अनुभव हैं, ऐसे अनेक पक्ष हैं हमारे जीवन के, हमारी सच्चाई के, हमारे आसपास पड़ोस के मानवीय संबंधों के, जो स्त्रियां जैसे देखती हैं वैसे पुरुष नहीं देख सकते। ये लगभग एक जैविक अंतर है, और इसलिए इस समय हिंदी में कम से कम स्त्री कवियों की बहार आई हुई है, और मैं इसको समझता हूं कि ये
साहित्य के लोकतंत्र का एक विस्तार है। सदियों से चुप रही महिलाएं अब बोल रही हैं, वो साहस के साथ बोल रही हैं, जोखिम उठाकर बोल रही हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में वो ना लिख रही हो। और बहुत सारा नवाचार कर रही हैं, बल्कि हिंदी में तो कम से कम इस समय युवा कवियों के मुकाबले युवा कवियत्रियां अधिक नवाचारी हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी घटना है, क्योंकि पिछले लगभग 100 वर्षों से, आखिर हिंदी में आपके दिमाग में जब कवियत्रियों के नाम आते, किन के नाम आते? मीरा और महादेवी। और उसके बाद की जो कवियत्रियां हुई हैं उनमें से बहुत कम को हम लोग आमतौर पर जानते हैं, लेकिन इस समय इतनी कवियत्रियां हैं, तो ये बहुत ही मूल्यवान घटना है मेरे हिसाब से। अब उसमें कुछ अत्याचार भी होता है, तो हमने कितना अत्याचार स्त्रियों पर किया है कि अगर थोड़ा बहुत अत्याचार हम पर स्त्रियां करने लगे तो ऐसी क्या। जी, मुझे लगता है ज्ञानेंद्र जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अभी हमारे साथ में लत कुमारी जैन जी हैं। आप प्लीज अनम्यूट करें लत कुमारी जी। मैं आपसे प्रश्न पूछने की गुस्ताखी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत आपके लाजवाब वंडरफुल गुजरात के नरसंहार से लेके आज के नफरत के ऊपर जो तस्वीर आपने खींची, आपके कवि हृदय और भरपूर प्रेम प्यार सायराना अंदाज के बावजूद एक एक्टिविज्म जो आपके हृदय के अंदर है वो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। मैं बहुत कम लोगों को अपना ये ऑफर करती हूँ कि चरण छूना चाहती हूँ, पर मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम आपको। नहीं, शुक्रिया बहुत। आपने एक भी ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो जीवन सार्थक लगता है कि आपने जो किया वो अलक्षित नहीं गया। जी बहुत बहुत आभार। जी सर। हमारे साथ प्रितपाल बाली जी हैं, आप अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। पहले तो सर मैं आपको प्रणाम करता हूं सादर, क्योंकि आप उस विधा में हैं जिसमें इंसानियत की बात होती है। आपसे एक निवेदन है, या यूं कहूं कि एक पीड़ा है दबी हुई जी, कि आज के सामाजिक परिवेश में जब तक कोई कंपैरिजन या छोटा बड़ा आगड़ा पिछड़ा या स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता तो उसकी स्वीकार्यता नहीं बनती, ऐसा जो लेखक या साहित्यकार है उनका मानना है। इस पर आप अपना प्रकाश डालेंगे कि आपके क्या विचार है? शायद मैं क्लियर हो पाया। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये जो भेद होता है या जो अलगाने का काम होता है जी, ये जरूरी तौर पर नकारात्मक हो, ऐसा नहीं है। देखिए, हम सब में एक मानवीयता है, एक मानव तत्व है, मानुष तत्व है, लेकिन हम सब अलग अलग रूप लेते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अलग अलग रूप हैं ये तरह तरह से प्रकट होते हैं, तो उनको प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। हर चीज को सहमति असहमति में घटाने की जो वृत्ति है वो बहुत सार्थक नहीं है, लेकिन दृष्टियों की, शैलियों की, नवाचारों की बहुलता हो, ये एक बहुत ही लोकतांत्रिक अपेक्षा है और ये लोकतांत्रिक सच्चाई भी है। आखिर बहुत हिंदी में तो दलितों ने लिखना कुछ देर से शुरू किया। वो मराठी में और तमिल में और कन्नड़ में काफी प्रतापी हो चुके थे। अब हमारे यहाँ दलित लेखक हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है।
ये भी मुझे साहित्य के लोकतंत्र का विस्तार लगता है। उनका जो अनुभव है, जो दारुण अनुभव है, मनुष्य से एक दर्जा नीचे रखे जाने की जो उन पर विवशता ला दी गई है, उसके अनुभव को जब वो प्रकट करते हैं तो कई बार वो कविता के या साहित्य के दिए हुए ढांचे में न बैठे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि एक मानवीय विस्तार होता है साहित्य का एक स्तर पर। फिर आप जो अपेक्षा वैसे साहित्य से करते हैं सो दलित साहित्य से भी करेंगे और स्त्री साहित्य से भी करेंगे, और जहां जरूरी हो वहां परिवर्धन करेंगे या संशोधन करेंगे अपने प्रतिमानों में या अपने विश्लेषण में। जी, हम अपनी कलम अपनी समय सीमा से बंधा हुआ है, तो हमारे पास अभी भी क्वेश्चंस की बहुत सारी हैं, बट हम अपने समय होने के कारण कलम जाना चाहता है। तो अब हम अपने कार्यक्रम के उस अंतिम पड़ाव पे हैं जहाँ पे हम आपका, हमारे अतिथि विशेष का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास सुमन की ओर से कलम विशेष के इस विशेष सत्र में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार। अतिथि लेखक श्री अशोक वाजपेयी जी और कार्यकर्ता नीलिमा डालमी आधार का भी बहुत बहुत आभार, जिनकी बातचीत ने इस शाम को बहुत ही खूबसूरत और यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेन के भी आभारी हैं। अशोक जी, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद। जो प्रश्न आपने समयाभाव के कारण नहीं, उन प्रश्नों को मुझे भेज दीजिए जी, और उनके फोन नंबर वगैरह के साथ, तो मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जी जरूर सर, जरूर। थैंक यू सो मच। नीलिमा जी।